हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज इस वीडियो में आप सभी का दोबारा स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं जोशीमठ के बारे में। एक ऐसे खूबसूरत से पहाड़ी एरिया दोस्तों, उत्तराखंड का एक बहुत खूबसूरत सा एक शहर जोशीमठ, जिसे दोस्तों आज काफी सारे अपने अस्तित्व के संकट के लिए लड़ना पड़ रहा है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज फिसल रहा है जोशीमठ, अपनी जगह से खिसक रहा है जोशीमठ, अपनी जगह से निकल रहा है जोशीमठ। दोस्तों आज उसी जोशीमठ के बारे में बात करेंगे हम, किस तरह से जोशीमठ में आज की जो हालत है, आज से पहले वो कहां से शुरू हुई और आज होते होते इतने सालों में वो कहां तक पहुंच गई है। और साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों टीबीएम के बारे में, जो इसका मूल कारण है। और दोस्तों उन सभी परियोजनाओं के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। इस वीडियो में बने रहिए आई एम अ लर्नर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कुछ समय से जोशीमठ के फिसलने की गति अचानक तेज हो गई है। जमीन के धंसने से समूचा जोशीमठ धंस रहा है। सैकड़ों भवन रहने लायक नहीं बचे। कई जगह जमीन और भी चौड़ी दरारें उभरने लगी हैं। और दोस्तों उसके साथ साथ विख्यात स्विस भूवैज्ञानिक आर्नोल्ड हिम और सहयोगी अगस्टो गेस्टर ने सन 1936 में मध्य हिमालय की भूगर्भीय संरचना पर जब पहला अभियान चलाया था, तो उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में द थ्रोन ऑफ द गॉड 1938 और शोध ग्रंथ सेंट्रल हिमालय जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्विस एक्सपीडिशन 1936 में टेक्टोनिक दरार मुख्य केंद्रीय भृंज जिसे एमसीटी की मौजूदगी को चिन्हित करने के साथ साथ चमोली गढ़वाल के हेलन से लेकर तपोवन तक के क्षेत्र को भूगर्भीय दृष्टि से काफी संवेदनशील बताया था। और दोस्तों ये जो ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ भूवैज्ञानिकों के लिए किसी बाइबल से कम नहीं है। इन्हीं के आधार पर मध्य हिमालय के भूगर्भ पर शोध और अध्ययन आगे बढ़े। आज भूदशाओं के कारण अस्तित्व के संकट में फंसा जोशीमठ, जिसे ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक तपोवन और हेलन के बीच में बसा है। इसके बाद 1976 में मिश्रा कमेटी ने अध्ययन कर जोशीमठ को संवेदनशील घोषित कर उपचार के सुझाव दिए थे। पिछले ही साल उत्तराखंड सरकार के आपदा प्रबंधन ने जोशीमठ पर मंडराते खतरे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। इन तमाम चेतावनियों के बाद भी जोशीमठ को बचाने के प्रयास तो हुए नहीं, बल्कि वहां भारी भरकम इमारतों का जंगल उगता चला गया। बढ़ती आबादी द्वारा उपयोग किया हुआ पानी जोशीमठ के गर्भ में उतर गया। आज उसी दलदल पर असहाय बोझ के तले जोशीमठ के नीचे अलकनंदा की ओर फिसलता जा रहा है ये पानी। और दोस्तों जो ये हमारा शिविर का जोशीमठ का पानी है, वो सारा का सारा पूरे शहर का पानी अलकनंदा की ओर जाकर अलकनंदा में मिल रहा है। कुछ समय से जोशीमठ के फिसलने की गति काफी तेज हो चुकी है। जमीन के धंसने से समूचा जोशीमठ धंस रहा है। सैकड़ों भवन रहने लायक नहीं बचे और कई जगह और भी चौड़ी चौड़ी दरारें उभरने लगी है। कुछ स्थानों पर तो जमीन फटने से पानी तक बाहर निकल रहा है दोस्तों। भारत की 4 सर्वोच्च धार्मिक पीठों में से एक ज्योतिर्पीठ की दीवारों पर भी दरार आ गई है। स्वयं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद इस स्थिति को देखकर विचलित है। यह भारत चीन सीमा के निकट देश के अंतिम शहर के धंसने का साफ संकेत दिखाई दे रहा है। भूवैज्ञानिक पहले ही इस शहर को तत्काल खाली कराने की चेतावनी देते रहे हैं। उत्तराखंड सरकार तब जाग रही है जब यह शहर अपनी कब्र के करीब पहुंच गया। हाँ दोस्तों, भारत सरकार के कानों पर तो आज भी जू तक रेंगती हुई नहीं दिखाई दे रही है। दोस्तों जोशीमठ कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण शहर है। जैसे जोशीमठ में आदि शंकराचार्य द्वारा सनातन धर्म की रक्षा के लिए देश के 4 कोनों में स्थापित 4 सर्वोच्च धार्मिक पीठों में से एक ज्योतिर्पीठ स्थित है, जो जोशीमठ है दोस्तों। जोशीमठ कोई साधारण शहर नहीं है। यह उत्तराखंड की प्राचीन राजधानियों में से एक है, जहां से कत्यूर वंश की शुरुआत में अपनी सत्ता चलाई थी। यहीं से सर्वोच्च तीर्थ बद्रीनाथ की यात्रा औपचारिक रूप से पूरी होती है। शंकराचार्य की गद्दी यहीं से विराजमान रहती है और फूलों की घाटी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का भी बेस इसी नगर में है।
साथ ही साथ दोस्तों हेमकुंड यात्रा भी यही से नियंत्रित की जाती है। तो दोस्तों काफी संवेदनशील होने के साथ साथ काफी महत्वपूर्ण भी जोशीमठ शहर है। साथ साथ नीतीवाड़ा दर्रो और बाड़ाहोती पठार पर चीनी हरकतों की नजर भी इसी नगर से रखी जाती है। विदित है कि चीनी सेना बार बार बाड़ाहोती की ओर से घुसपैठ करने का प्रयास करती रही है। उन पर नजर रखने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस की बटालियन और उसका माउंटेन ट्रेनिंग सेंटर भी यही है। यही इसी के साथ साथ गढ़वाल स्काउट्स का मुख्यालय और 9 माउंटेन ब्रिगेड का मुख्यालय भी जोशीमठ में है दोस्तों। तो जोशीमठ के सैकड़ों घर, अस्पताल, सेना के भवन, मंदिर, सड़कें प्रतिदिन धसाव की जद में आती जा रही है। 20 से 25 हजार की आबादी वाला नगर अनियंत्रित अदूरदर्शी विकास की भेंट चढ़ रहा है। एक तरफ जहां तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना की एनटीपीसी की सुरंग ने जमीन को भीतर से खोखला कर दिया है, तो दूसरी तरफ बाईपास सड़क जोशीमठ की जड़ पर खुदाई करके पूरे शहर को नीचे से हिला रही है। हाँ दोस्तों, यही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे टीबीएम की, जो टनल बोरिंग मशीन कहते हैं दोस्तों, वही एक मुख्य जड़ है जो बाईपास रोड, वहां से बाईपास टनल वहां से निकाली जा रही है। उसी बाईपास को निकालने के लिए जो सुरंग बनाई जा रही है, उसी का नतीजा आज जोशीमठ में दिखाई दे रहा है। तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार जोशीमठ शहर मुख्यतः पुराने भूस्खलन क्षेत्र के ऊपर बसा हुआ है और इस प्रकार के क्षेत्रों में जल निस्तारण की उचित व्यवस्था न होने की स्थिति में जमीन के अंदर जाने वाला पानी साथ साथ मिट्टी एवं अन्य पानी के साथ बह जाने के कारण भूधसाव की स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। तो दोस्तों विगत फरवरी 2021 में भी धौलीगंगा में आई बाढ़ से अलकनंदा के तट पर कटाव के उपरांत इस समस्या ने गंभीर स्वरूप ले लिया था। वैज्ञानिक यह भी मान रहे थे कि घरों से निकला 25,000 की जनसंख्या का मलजल जो जोशीमठ के नीचे की जमीन में फिसलन का कारण बनता जा रहा है, जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण इस तरह प्रतिदिन लाखों लीटर पानी जमीन के अंदर समाता जा रहा है। यात्रा सीजन में तो आबादी का दबाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों भूधसाव और भूस्खलन का अध्ययन कर कारणों का पता लगाने तथा उपचार हेतु संस्तुति करने के उद्देश्य से राज्य आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र के निदेशक एवं भूवैज्ञानिक डॉक्टर पीयूष रौतेला के नेतृत्व में जुलाई 2022 में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था। रौतेला कमेटी ने भी शहर की जलोत्सारण व्यवस्था सुधारने और जोशीमठ के नीचे अलकनंदा द्वारा किए कटाव को रोकने तथा भारी निर्माण को रोकने के सुझाव दिए थे, मगर कमेटी की रिपोर्ट पर अभी बैठकों का दौर ही चल रहा है। इससे पहले 1970 की अलकनंदा की बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 1976 में गढ़वाल के तत्कालीन कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में वैज्ञानिकों की एक कमेटी का गठन कर जोशीमठ की संवेदनशीलता का अध्ययन कराया था। इस कमेटी में सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज जो अब आईआईटी कहलाता है, तथा भूगर्भ विभाग के विशेषज्ञों के साथ ही पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट को भी शामिल किया गया था। रौतेला एवं डॉक्टर एमपीएस बिष्ट डिजास्टर लूम्स लॉज ओवर जोशीमठ करंट साइंस वॉल्यूम 98। इस कमेटी ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट में कहा था कि जोशीमठ स्वयं ही एक भूस्खलन पर बसा हुआ है और इसके आसपास किसी भी तरह की भारी निर्माण का कारण बेहद जोखिमपूर्ण है। दोस्तों कमेटी ने औली की ढलानों पर भी छेड़छाड़ न करने के सुझाव दिए थे ताकि जोशीमठ के ऊपर कोई भूस्खलन या नालों में त्वरित बाढ़ न आ सके। जोशीमठ के ऊपर औली की तरफ से 5 नाले आते हैं। ये नाले भूक्षरण और भूस्खलन के विकराल रूप लेकर जोशीमठ के ऊपर वर्ष 2013 की केदारनाथ की जैसी आपदा ला सकते हैं। दोस्तों हाँ, बेतहाशा निर्माण ही इसका एक नतीजा है जो ये विनाश जोशीमठ में चल रहा है। जोशीमठ की जो धारक क्षमता के विपरीत यहाँ अवैज्ञानिक तरीके से विकास होता जा रहा है। जोशीमठ का समुचित मास्टर प्लान न होने के कारण उसकी ढलानों पर विशालकाय इमारतों का जंगल बेरोक टोक उगता जा रहा है। हजारों की जनसंख्या में बनी इमारतों के बोझ के अलावा लगभग 25,000 घरों से उपयोग किया गया पानी स्वयं एक बड़े नाले के बराबर होता है, जो कि जोशीमठ की जमीन के नीचे दलदल पैदा कर रहा है। उसके ऊपर सेना और आईटीबीपी की छावनियों की निस्तारित पानी भी जमीन के ही नीचे जा रहा है। निरंतर खतरे के सायरन के बावजूद वहां आईटीबीपी ने भारी भरकम भवन बनाने के साथ साथ मलजल शोधन संयंत्र भी नहीं लगाया। कई क्यूसेक यह अशोधित मलजल जोशीमठ के गर्भ में समा रहा है। यहीं स्थित सेना के शिविरों में भी यही हालत है। जोशीमठ के बचाव के बारे में अब सोचा जा रहा है, जबकि इस शहर का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। दोस्तों जोशीमठ में
जिस तरीके से आज की हालत है, उस हालत को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई सारे परिवार वहां आज बेघर हो चुके हैं। कई सारे लोग अपने अपने घरों को छोड़कर बाहर कैंप शिविरों में रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं दोस्तों। कई सारे होटल मालिक जो अपने स्टाफ में 10-10, 12-12 हजार लोग रखते थे, उनको सरकार की तरफ से पूरे परिवार के भरण पोषण के लिए सिर्फ 5,000 रुपए का एक चेक दिया जा रहा है। दोस्तों, प्रशासन आज क्या कर रहा है जोशीमठ के लिए, इस तरह से जोशीमठ में आज इस आपदा का हम सभी मिलकर सामना कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी चमोली डिस्ट्रिक्ट के लिए दोस्तों आइए भगवान से प्रार्थना करेंगे। और दोस्तों, उसी के साथ साथ चमोली डिस्ट्रिक्ट में रह रहे लोगों के लिए दोस्तों वहां पर जिस तरह से उनके भविष्य के लिए जो खतरा बन चुका है, वहां की जो अलग अलग तरीके की वहां पे संयंत्र लगाए गए हैं, अलग अलग परियोजनाओं पर काम हो रहा है, उन परियोजनाओं को क्या सरकार ने अभी बंद कर देना चाहिए या उसे जारी रखना चाहिए, इन सभी चीजों पर हम एक विस्तार से और वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। तो बने रहिएगा आई एम लर्नर के साथ और सीखते रहिए। और हमारे साथ साथ हमारे अन्य लोगों को भी, अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी आप भले ही सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन हाँ, अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो उनको जरूर शेयर कीजिए जिसे यह जानने की जरूरत है दोस्तों। जो लोग तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम्स ट्रैक करने के लिए, तो उन सारे लोगों के लिए हमारी ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण और काफी जरूरतमंद हो सकती है दोस्तों। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली फिर नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आप सभी के साथ बनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।